13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। हजारों निहत्थे भारतीय जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे। कोई 12 भाषण सुनने सितंबर आया था, 2026 कोई बस खड़ा पर्वत था। गांव तभी वहाँ पहुंचा गणपति जनरल आगमन में डायर। रॉकी बुलेट के साथ बिना फुल मौज करना चेतावनी, है बिना तो आ जाना आदेश पब्लिक। के गोलियां चलाने का हुक्म। 10 मिनट, 1650 गोली। भागने का रास्ता नहीं था। कुएं में कूदे लोग, मासूम बच्चे, औरतें। सरकारी आंकड़े बोले 379 मरे, लेकिन भारत जानता है हजारों कुर्बान हुए। उस दिन लोग नहीं मरे, उस दिन अंग्रेजी हुकूमत की नैतिकता मर गई। जलियांवाला बाग एक घटना नहीं था, वो चेतावनी थी। भारत ये युद्ध कुछ ही मिनटों से हारने वाला था। कारगिल की ऊंची पहाड़ियों में भारतीय गश्ती दलों ने एक डरावनी सच्चाई देखी। दुश्मन सीमा के पार नहीं था, वो पहले ही भारत की चोटियों पर मौजूद था। वो चोटियां उस एकमात्र सड़क को नियंत्रित करती थीं, जो लद्दाख को भारत से जोड़ती है। अगर भारत उन्हें तुरंत वापस नहीं लेता, तो लद्दाख कट जाता। युद्ध घोषित होने से पहले ही भारत हार चुका होता। 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सैनिक लगभग खड़ी चट्टानों पर चढ़ रहे थे, दुश्मन की गोलियों के बीच। गोलियां ऊपर से बरस रही थी, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, हर कदम फेफड़ों को जला रहा था। न कोई आड़ थी, न पीछे हटने का रास्ता, सिर्फ समय था जो फिसलता जा रहा था। फिर भी जवान चढ़ते रहे, ये जानते हुए कि कई लौटकर नहीं आएंगे, और दिनों में नहीं, मिनटों में भारत ने वो चोटियां वापस ले ली। कारगिल संख्या से नहीं जीता गया, वो वहां जीता गया जहां सांसें जवाब देने लगी थी। यही वो हिस्सा है जो इतिहास नहीं सिखाता। ये युद्ध पहली गोली चलने से पहले ही हार दिया गया था। 1962 में भारत और चीन हिमालय की ऊंचाइयों पर आमने सामने खड़े थे। कागजों पर भारत के पास एक सेना थी, लेकिन उन पहाड़ों पर भारत के सामने एक ऐसी समस्या थी जिसे उसने समय रहते देखा ही नहीं। भारतीय सैनिकों को भेजा गया बिना सर्दियों के कपड़ों के, बिना आधुनिक हथियारों के और बिना मजबूत सप्लाई लाइन के। असल दुश्मन सामने खड़ा सैनिक नहीं था, असल दुश्मन ऊंचाई थी। जमी हुई ऊंचाइयों पर बंदूकें जाम हो जाती थीं, उंगलियां सुन्न पड़ जाती थीं। सांस लेना एक संघर्ष बन गया था, क्योंकि ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। हर कदम एक सजा जैसा लगता था। चीनी सैनिक तैयार थे, भारतीय सैनिक खुले और असुरक्षित थे। जब गोलियां चलनी शुरू हुईं, तब तक नतीजा पहले ही तय हो चुका था। 1962 का युद्ध लड़ाई में नहीं हारा गया, वो योजना में हारा गया था। और वही एक चूक भारत की सैन्य सोच को हमेशा के लिए बदल गई। यही वो सबक है जिसे इतिहास अक्सर छुपा। एक 9 साल का राजा भारत के तख्त पर बैठा था। ये बात 13वीं सदी की है। दिल्ली सल्तनत का तख्त एक बच्चे के हाथ में था। उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्ताना का भाई, जिसे बचपन में ही राजा बना दिया गया। लेकिन सच्चाई ये थी, राजा बच्चा था और सल्तनत चला रहे थे लालजी अमीर। तख्त सिर्फ एक चेहरा था, असली ताकत कहीं और थी। फैसले उसके नहीं होते थे, जंग उसकी नहीं होती थी, पर हर हुक्म उसके नाम से चलता था। और जैसे जैसे राजा बड़ा होने लगा, वही लोग उसके दुश्मन बन गए। तख्त बचपन में मिला, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। ये राजा की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। इतिहास में उम्र नहीं, ताकत बोलती है। एक बाल्टी ने पूरी की पूरी जंग शुरू करवा दी। हाँ, एक बाल्टी। साल था 1325। इटली में 2 शहर, बोलोनिया और मोडेना, पहले से ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे। राजनीति जहरीली थी, अहंकार कांच जैसा नाजुक। बस एक चिंगारी चाहिए थी, और वो चिंगारी एक बाल्टी बनी। मोडेना के सैनिक बोलोनिया के कुएं से एक लकड़ी की बाल्टी चुरा ले गए। ना सोना, ना हथियार, सिर्फ पानी की बाल्टी। लेकिन बोलोनिया के लिए ये सीधी बेइज्जती थी। और अगला कदम, युद्ध। सेनाएं खड़ी हुई, हजारों सैनिक भिड़े, 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। ना जमीन के लिए, ना सत्ता के लिए, ना धर्म के लिए, बल्कि अहंकार के लिए एक बाल्टी पर। लड़ाई सालों चली, शहर कंगाल हो गए, और सबसे हैरान करने वाली बात, वो बाल्टी आज भी मौजूद है, एक ट्रॉफी की तरह। इतिहास हमेशा समझदार नहीं होता, कभी कभी वो बस बहुत ज्यादा बेतुका होता। भारत की एक कंपनी दुश्मन की गोलियों के सामने अटक चुकी थी। पाकिस्तान पक्के बंकरों और सुरंगों से मशीन गन बरसा रहा था, आर्टिलरी भी बेअसर। अगर यही रुकते तो मिशन फेल। तभी आगे आए लांस नायक एल्बर्ट इक्का बोले, साहब आगे बढ़ना है तो बंकर में लगी मशीन गन खामोश करनी होगी। अगले ही पल वो अकेले आगे बढ़े, गोलियां चली, वो घायल हुए, लेकिन रुके नहीं। पहले बंकर तक पहुंचे, हैंड ग्रेनेड फेंका,
धमाका, एक मशीन गन हमेशा के लिए बंद। दूसरी तरफ से फिर फायर शुरू हुआ। घायल हालत में भी एल्बर्ट इक्का दौड़े, बंकर में घुसे और दुश्मन को ढेर कर दिया। दोनों बंकर नष्ट। इंडियन आर्मी का जबरदस्त हमला, पूरा गंगा सागर सेक्टर भारत के कब्जे में। लेकिन इस जीत की कीमत थी। लांस नायक एल्बर्ट इक्का वीर गति को प्राप्त हुए। देश ने उनके बलिदान को परमवीर चक्र से अमर कर दिया। दुनिया तबाह होने से रोकने सिर्फ एक आदमी ने ना कहा था। 1962 क्यूबा मिसाइल संकट। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव अपने इतिहास के सबसे खतरनाक स्तर पर। समंदर के नीचे सोवियत परमाणु पनडुब्बी B-59, जिस पर न्यूक्लियर टॉर्पीडो मौजूद था। पनडुब्बी का मॉस्को से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। ऊपर अमेरिकी नौसेना ने डेप्थ चार्ज गिराए। ये हमला नहीं था, लेकिन पनडुब्बी के अंदर इसे युद्ध की शुरुआत समझा गया। कप्तान ने आदेश दिया न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने का। नियम साफ था, लॉन्च के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति जरूरी थी। 2 अधिकारियों ने हाँ कह दिया। तीसरे अधिकारी थे वसीली अर्खिपोव, सोवियत नौसेना के सेकंड इन कमांड। अर्खिपोव ने कहा, ये हमला नहीं है, अगर हम लॉन्च करते हैं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। उसने अंतिम मंजूरी देने से इनकार कर दिया। पनडुब्बी सतह पर आई। न्यूक्लियर युद्ध टल गया। कोई मेडल नहीं, कोई खबर। भारत की आजादी की कहानी 1857 से 1947 के बीच लिखी गई, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे अध्याय हैं जिन्हें जानबूझकर दबा दिया गया। ये कहानी है रामजी गोंड की। इसके बाद मध्य भारत के जंगलों में अंग्रेजी सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट और रेवेन्यू लॉज लागू किए। इन कानूनों ने आदिवासियों से उनकी जमीन, जंगल और जीवन का अधिकार छीन लिया। रामजी गोंड ने इन कानूनों को कानून नहीं माना, क्योंकि आदिवासियों के लिए जंगल सरकार की संपत्ति नहीं, पूर्वजों की धरोहर था। रामजी गोंड के नेतृत्व में अंग्रेजी फॉरेस्ट चौकियों पर हमले हुए। रेवेन्यू दफ्तरों को निशाना बनाया गया। ये सत्ता के खिलाफ हिंसा नहीं थी, ये अपनी धरती पर अधिकार की लड़ाई थी। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहा। सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें लिखा गया फॉरेस्ट क्रिमिनल। उनके समर्थक गांवों पर सामूहिक दंड लगाए गए, फसलें जलाई गईं, भूख को हथियार बनाया गया। रामजी गोंड किसी युद्ध में नहीं मारे गए, उन्हें विश्वासघात के जरिए पकड़ा गया और बिना मुकदमे गुप्त रूप से मार दिया गया। उनका शव परिवार को नहीं सौंपा गया। उनकी कब्र का स्थान आज भी अज्ञात है। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन फॉरेस्ट एक्ट्स बने रहे। आज भी रामजी गोंड के वंशज उसी जमीन पर अतिक्रमणकारी कहलाते हैं, जिसके लिए उनके नेता ने अपने प्राण दिए। भारत में क्रिकेट खेल नहीं था, एक दिन ने इसे धर्म बना दिया। साल था 1983। दुनिया भारत को क्रिकेट में कोई गिनती नहीं देती थी। टीवी हर घर में नहीं थे, स्टेडियम दूर थे, लेकिन करोड़ों लोग रेडियो से चिपके हुए थे। और जब भारत जीता तो पहली बार देश ने मैच देखा नहीं, देश ने मैच महसूस किया। यही वो पल था जब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहा, वो पहचान बन रहा था। उस दिन के बाद भारत में क्रिकेट कभी वही नहीं रहा। अंग्रेज भारत में राज करते हुए भी क्रिकेट के मैदान पर इनसे डरते थे। साल था 1900 से 1912। नाम पालवणकर बालू, एक दलित भारतीय क्रिकेटर और अपने दौर के सबसे खतरनाक बाएं हाथ के स्पिनर। उनकी गेंद पर अंग्रेज बल्लेबाज टिक नहीं पाते थे, लेकिन उसी टीम में उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिला। मैदान में वो भारत के लिए